हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इलाइट जोन में। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन 2018 के पेपर को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पेपर डेट है 17 अगस्त 2018 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो हम लोग इस वीडियो में मैथ प्लस रीजनिंग दोनों ही सेक्शन को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मतलब कुछ सवाल को हम लोग बिना कुछ किए हुए भी सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के हेल्प से, या फिर स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का एग्जाम में, उसके बारे में भी आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप एएलपी टेक्नीशियन 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आप इस बार दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे कम से कम समय में क्वेश्चन को पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए एग्जाम में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। हम लोग इस वीडियो में पहले मैथ पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद रीजनिंग वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा पहला सवाल पाई चार्ट से है। कहा गया है यह चार्ट एक परिवार के प्रतिमाह के घरेलू व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। अगर परिवार की आमदनी कहा गया है 33,650 है, तो परिवार द्वारा मनोरंजन और भोजन पर एक महीने में मिलाकर कुल खर्चा कितना है। तो ये देख सकते हैं, एक पाई चार्ट दिया गया है, कुल खर्चे का परसेंटेज किस किस चीज पे कितना खर्च हुआ है, सभी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। हमसे क्या पूछा गया है कि मनोरंजन और भोजन मतलब फूड और इंटरटेनमेंट पे कितना खर्च होगा कुल मिलाकर के, आपसे वो पूछा गया है। आपको पहले ही बता दिया गया है 100% का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 33,650 रुपया टोटल खर्च होता है। हमसे क्या पूछा गया है, 25 प्लस 9% का वैल्यू कितना होगा, मतलब 34% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो देखिए अब यहाँ से देखिए एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, आपका कैंसिल 10% का वैल्यू इतना आ गया। अगर हम 5 से काटेंगे तो भी कट जाएगा, या मतलब हम कहें 1% का वैल्यू कितना होगा, तो मतलब ये जीरो आएगा तो यहाँ पर डेसिमल होगा, मतलब आपका 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 336.5। हम कहें 2% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर डेसिमल हट जाएगा, मतलब हो जाएगा 10। ये जगह जीरो, 12 दूनी 6 दूनी 12, एक 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 एक 13, और ये जगह कितना 66 एक 67, 67 मतलब 673 हो जाएगा। 2% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 673। हमको क्या निकालना है, 34% का वैल्यू, मतलब इसको हम 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 2 इंटू 17, मतलब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है। अब देखिए 17 से 673 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। एग्जाम में देखिए ऑप्शन को देखिए, 17 या कितना होता है 51, मतलब यूनिट डिजिट कितना जाएगा 1 होगा। 1 वाला जो ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, बाकी सभी एलिमिनेट हो जाएगा। तो बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन किए हुए भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 मार्क करके आप 4 से 5 सेकंड यहाँ पर भी बचा सकते हैं। चलिए इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कहा गया है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चला करके ऑफिस 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि अगर वह 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तब क्या होगा, ऑफिस 3 मिनट देर से पहुंचता है, तो घर से ऑफिस जाने में वह कितनी दूरी का दूरी दूरी मतलब तय करता है। ये आपको निकालना है, मतलब दूरी मिला जुला के आपको कहा गया है दूरी निकालना है, ऑफिस से घर के बीच की दूरी कितनी है वो निकालना है। देखिए इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है, आपको ट्रिक अगर याद है तो क्या आ जाएगा, दोनों जो होगा पहला स्पीड और दूसरा जो स्पीड दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों के स्पीड के बीच का डिफरेंस इनटू जो टाइम का डिफरेंस होगा वो। सिंपल है। इस तरह से आप इसको वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मतलब स्पीड कितना है देखिए, तो 40 किलोमीटर, 40 इंटू सेकेंड स्पीड कितना है 36, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे का। अब बताइए आप लोग समय का डिस्टेंस कितना है। देखिए यहाँ पर कहा गया 1 मिनट पहले पहुंचता है और यहाँ पर क्या है 3 मिनट बाद में, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 मिनट का डिफरेंस होगा। 4 मिनट है मतलब 4/60 करेंगे तो 1 घंटे में हमारा आ जाएगा। देखिए 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा,
कैंसिल, 6 से काट लीजिए इसको 6 बार में, मतलब 6 चौका कितना जाएगा आपका 24, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी होगा। ये तो था आपका, इस तरह से आपको याद भी रख सकते हैं इसको। अगर आप चाहें इसको बेसिक से सॉल्व करना तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक से हम आपको बता देते हैं। देखिए बेसिक से क्या होगा आपको, देखिए तो सीधा सवाल है आपको, मान लेते डिस्टेंस कितना है, आप मान लेते हैं डी किलोमीटर डिस्टेंस है। पहले बार जाता है तो कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जाता है। तो उस समय टाइम जो लगेगा कितना लगेगा, मान लेते हैं टी किलोमीटर मतलब पहुंचने में लगता है समय। लेकिन क्या होता है वह 1 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 40 किलोमीटर जाता है तो टी माइनस 1 मिनट पहले पहुंचा। अब कहा गया है अगर डिस्टेंस डी है, अगर स्पीड कितना होता है 36 किलोमीटर पर आवर, तब कितना जाएगा इसका टाइम कितना लगता है 3 मिनट देरी से। मतलब अगर टाइम नॉर्मल टाइम अगर टी होगा तो 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। ये आपको ध्यान रखेगा, इसको मिनट है तो घंटा में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इधर आपको लिया है घंटा में। तो अब दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, वहां सॉल्व कीजिएगा तो आपका डी का वैल्यू आ जाएगा। सिंपल है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका क्या था हमारा वो इस सवाल में कहा गया है यदि एक डाटा के माध्यिका और बहुलक को ए बी सी से दर्शाया जाता है और A अनुपात B का मान दे दिया है 9:8 है, तो B अनुपात C का मान क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए आपको बहुलक माध्यिका के बीच का एक रिलेशन होता है। क्या होता है, बहुलक बराबर, मतलब बहुलक को C लिखा है तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, मतलब 3B माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्यम तक 2A। ये एक आपका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए काफी ही इम्पोर्टेंट रहेगा। मतलब बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका इंटू माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको सॉल्व कर दिए। देखिए यहाँ पर आपको सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ए और बी का रेशियो दिया है, मतलब ए को हम लिख लेते हैं 9 यूनिट, तो बी का कितना वैल्यू होगा 8 यूनिट, मतलब 3 इंटू बी का कितना हो जाएगा 8, तो 8 माइनस ए का वैल्यू कितना दिया है 9 यूनिट, तो 2 इंटू 9 कर लेते हैं, मतलब कितना जाएगा 24 माइनस कितना जाएगा ये 18, मतलब कितना जाएगा सी का वैल्यू 6। हमसे क्या निकाला है बी रेशियो सी, बी का कितना है बी रेशियो सी निकालना है, तो बी का वैल्यू कितना है आपका 8, सी का हम लोग निकाल लिए हैं 6। तो ये रेशियो कितना जाएगा 2 से काटिए, ये जाएगा 4:3। 4:3 मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कहा गया है संख्या दिया है, कहा गया है ये 11 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा आपसे वो पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कोई भी नंबर 11 से विभाजित होने का रूल क्या है, उसके ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस के सम के बीच का डिफरेंस अगर या तो वह 0 हो जाता है या फिर वह 11 के इक्वल हो जाएगा, तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, वह संख्या 11 से डिविजिबल है। मतलब देखिए x 3 3 3 और 1 है। ठीक है, ऑड प्लेस का सम मतलब एक ये और ये क्या जाएगा, ऑड प्लेस का सम हुआ मतलब x प्लस 3 प्लस 1 कितना जाएगा x प्लस 4, माइनस इवन प्लेस का सम मतलब 3 प्लस 3 कितना जाएगा 6। ये या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 11 के बराबर होगा। सिंपल है, तो देखिए इसको क्या बोलेंगे आप लोग x, ये कितना जाएगा -2, उधर जाएगा तो कितना जाएगा 0 माइनस 2, ये जगह प्लस में मतलब 0, x इज इक्वल टू कितना जाएगा 2। और ये एक बार देखिए x इज इक्वल टू कितना जाएगा 11 प्लस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, जो कि x बराबर ये 11 के इक्वल नहीं हो सकता है, मतलब 13 होगा नहीं, क्या है यूनिट एक ही डिजिट का नंबर होगा, मतलब x का वैल्यू आपको 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, कहा गया है 24 डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट का वैल्यू जो आएगा उससे डिवाइड करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस ब्रैकेट में भी है, देखिए पहले डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 9 को डिवाइड करेंगे कितना 3, कितना जाएगा ये 3। अब देखिए फिर मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 9 27, मतलब 19 माइनस 27, 19 माइनस 27 कितना जाएगा आपका 19 माइनस 27 कितना जाएगा आपका माइनस का 8, -8 होगा, -8 डिवाइडेड बाई कितना जाएगा 24, मतलब 24 को आप -8 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा
-3 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। सिंपल है, सब बेसिक सवाल है, सिर्फ आपको बहुत मार्क्स पता होना चाहिए, तो इस सब सारे सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी देखिए सिंप्लीफिकेशन का ही है, सिर्फ आपको ऐड करना है, डेसिमल का ऐड है। ठीक है, देखिए 123 में 12 को जोड़िए, 12.3 को जोड़िए, 1.23 को जोड़िए, फिर 0.123 को जोड़िए, फिर 0.0123 को देखिए। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे देखिए लास्ट इसको देखेंगे तो क्या है, जीरो डेसिमल के बाद 4 डिजिट दिया हुआ है, बाकी में क्या है, डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है। तो हम जो जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, सभी को डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट है, जैसे कि 4 है, सभी के सामने क्या होगा, 4 लाएंगे तभी हम लोग जोड़ पाएंगे। ठीक है, इसमें तो क्या करेंगे, 4 लाने के सभी क्या करेंगे, हम लोग जीरो ऐड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जीरो ऐड करेंगे तो यहाँ भी जीरो ऐड होगा, 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब ऐड करेंगे। देखिए 3 को क्या हम जोड़ेंगे, तो लास्ट में हम अगर जोड़ना चाहेंगे तो लास्ट यूनिट प्लेस जोड़ेंगे, यूनिट प्लेस हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो 3 होगा लास्ट में, प्लस जीरो, मतलब लास्ट का यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। डेसिमल के बाद 4 पॉइंट होना चाहिए, 4 डिजिट होगा, उसके बाद लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट कितना होगा आपका, 4 होगा। डेसिमल के बाद 4 पॉइंट, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 3 है, मतलब लास्ट में आप जीरो देंगे तो जीरो तो आपका नहीं आएगा। 2 भी क्या हो जाएगा आपका, एलिमिनेट हो जाएगा, जीरो है, जीरो नहीं आएगा, आना चाहिए कितना, 3 होएगा। थर्ड भी देखिए ये भी एलिमिनेट हो जाता है आपका, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, जिसका यूनिट डिजिट कितना है, 3 है। समझ गए होंगे, या तो आप पूरा सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा, उसको मार्क कीजिए, लेकिन आप इस सवाल को डायरेक्ट ही यूनिट डिजिट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट डिजिट क्या आएगा आपका, उससे आप इसको सॉल्व करके कम से कम से मतलब 2 से 3 सेकंड में स्मार्टली आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। देखिए इस सवाल में कहा गया है, एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष 1/4 वर्ष के अंत में 2790 हो जाती है, तो निवेश की गई कुल राशि कितनी है। तो देखिए 5% क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम कितना दे दिया गया है, 3 पूर्णांक 1/4 मतलब 13/4 समय में कुल इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, तो इसको आप कितना कहेंगे, 65/4। मतलब अगर आपको 100 रुपया इन्वेस्टमेंट है, तो कुल जो राशि हो जाएगा वो कितना जाएगा, 100 प्लस 65/4, इसका वैल्यू कितना दे दिया है आपको, 2790। ये चीज क्लियर है आपको, 2790 हो जाती है, मतलब ये कितना जाएगा आपका, इसका वैल्यू कितना जाएगा, 465/4। 465/4 का वैल्यू आपको कितना दे दिया है, 2790। हमको क्या निकालना है, निवेश की गई कुल राशि, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ से 1 यूनिट वैल्यू निकल जाएगा, देख काटिए इसको, 6 टाइम में ये कट जाएगा। ठीक है, 6 टाइम में कट जाएगा, ये कितना जाएगा, 4 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना जाएगा, 6 चौका 24। 24 हमें क्या निकालना है, 100 यूनिट का वैल्यू, 100 यूनिट वैल्यू कितना जाएगा, 2400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया। देखिए अगले सवाल, देखिए हमारा सवाल है, कहा गया है 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के का मूल्य 93 रुपया 75 पैसा है। इनकी संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के की संख्या क्या होगी। तो देखिए 1 रुपये के सिक्के अगर हम मान लेते हैं 3 यूनिट हुआ, तो कुल वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, 3 रुपया, प्लस 50 पैसे की कुल सिक्के की संख्या हम मान लेते हैं 4 यूनिट है, तो कुल कितना पैसे रुपया हो जाएगा, 50 पैसे के 4 सिक्के मतलब 2 रुपया, प्लस 25 पैसे के कुल सिक्के 5 यूनिट होगा, मतलब कुल कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 रुपया 25 पैसा। ये सभी मिला करके कितने होंगे, तो 6 रुपया 25 पैसा, 6.25 का वैल्यू कितना है आपको, 93 रुपया 75 पैसा। यहाँ से आपका 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा आपका कैंसल। तो देखिए यहाँ पर 93 है, यहाँ पर 6 है, मतलब 15 टाइम्स में लगता है कट जाएगा। 15 से काट के देखिए, 15 5 75, 15 दूनी 30, 7 37, ठीक है। 15 टाइम में 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 15, मतलब 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका,
15 या 45, मतलब 1 रुपये की सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी 45, 50 पैसे की कितनी हो जाएगी 60 और 25 पैसे की कितनी हो जाएगी 75। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसके हिसाब से करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, दो प्रवेश पाइप में से एक की दक्षता दूसरे की तुलना में क्या है, दोगुनी है। दोनों एक निकास नली के साथ काम करते हुए अकेले 8 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, और इसमें क्या कहा गया, 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है। मतलब एक अकेले जो टैंक है, जो निकासी टैंक है, वो 8 घंटे में अकेले खाली कर सकता है टैंक को, लेकिन अगर तीनों मिल के काम करता है तो 8 घंटे में खाली टैंक को भर सकता है। कम दक्षता वाले जो इनलेट पाइप है, खाली टैंक को कितने घंटे में भरेगा। मतलब देखिए 3 पाइप दिया है, ए, बी और सी। अगर हम मान लेते हैं ए की क्षमता x यूनिट है, तो बी की क्षमता कितनी होगा, एक की क्षमता क्या है, दूसरे से दोगुनी है, मतलब बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 2x यूनिट। अब देखिए सी जो पाइप क्या है, वह आउटलेट पाइप है, मतलब वो निकासी पाइप है। यह क्या है, 8 घंटे में टैंक को भर देता है, 8 घंटे में। अब देखिए हमसे क्या कहा गया है, तीनों मिल करके काम को, तीनों मिल करके टैंक को भरता है, तो यह खाली टैंक को 8 घंटे में भर देता है। तो अगर हम मान लेते हैं कुल टैंक की क्षमता, क्षमता अगर हम मान लेते हैं 40 यूनिट का है, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 8 5 40, मतलब 5 यूनिट की सी की क्षमता होगी। सिंपल है। अब देखिए तीनों को हम साथ में काम करवाते हैं, मतलब x प्लस 2x यूनिट काम करता है, लेकिन सी क्या है, -5 यूनिट क्या है, टैंक को खाली करता है। तो यह कितने घंटे लगाते हैं, 8 घंटे। ये कितना यूनिट काम कर दिया, 40 यूनिट का काम कर दिया। यहाँ से सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू आपका आ जाएगा, मतलब 8 5 ये कितना जाएगा आपका 40, मतलब 3x -5 इज इक्वल टू कितना जाएगा 5, मतलब x की वैल्यू कितना जाएगा 10/, x की वैल्यू कितना जाएगा आपका 10/3, मतलब कम क्षमता वाले जो पाइप की दक्षता कितनी हो जाएगी 10/3। कुल क्षमता हम कितनी मान लिए हैं 40, मतलब 40 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 40/10/3, मतलब 40/10/3 चल जाएगा ऊपर, मतलब 10 चौके 40 में 4 दिया कितना जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, दो वृत्त की त्रिज्या, एक का दिया है क्षेत्र त्रिज्या 3.5 और दूसरे की त्रिज्या कितना दिया है 4.5। उनके केंद्र की बीच की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो कहा गया है अनुप्रस्थ समान स्पर्श की लंबाई ज्ञात करना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, ट्रांसवर्सल डिस्टेंस। जो ट्रांसवर्सल जो कॉमन टेंजेंट होगा, मतलब देखिए आपका एक वृत्त ये है, दूसरी वृत्त ये है, इसको जो इस तरह का जो टेंजेंट बनेगा, ये क्या है कॉमन ट्रांसवर्सल टेंजेंट है। और एक टेंजेंट ऐसे ही बनेगा दोनों का कॉमन, जो क्या होगा डायरेक्ट टेंजेंट होगा। तो हमसे पूछा गया है ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है √c, मतलब सी स्क्वायर। सी क्या है, दोनों जो सर्कल है उस दोनों के बीच का, जो रेडियस के बीच का डिस्टेंस है, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, दोनों का जो त्रिज्या है उसका होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा उसका। अगर कह दे आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेम रहेगा फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस। तो हमें निकालना है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, मतलब अनुप्रस्थ समान स्पर्श रेखा की लंबाई। तो अब इस फॉर्मूला पे पुट कीजिए, मतलब सी का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वायर रखिए या फिर 100 बोलिए, और दोनों के जो त्रिज्या है दोनों का सम कितना जाएगा 8 यूनिट, तो 8 का स्क्वायर मतलब 100 - 64 36, मतलब 6 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला सवाल में कहा गया है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 की धनराशि पर 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा, आपको वो निकालना है। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, 1250 6 चौका कितना जाएगा 24, 24/100 कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 10 है यहाँ पर, इसको काट लीजिए पहले, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5, 5 से काटिए 25 5 125, मतलब 25 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना जाएगा आपका 300 आ जाएगा।
देखिए अगला सवाल में कहा गया यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है और 6x माइनस के वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है का कोई हल न हो तो के का कुल मान जो के का जो मान क्या होगा वो आपको निकालना है। जब कभी भी दो समीकरण दिया हुआ है उसका कोई भी मान नहीं है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा दोनों के दोनों लाइन क्या होगा एक दूसरे के पैरेलल होंगे इसलिए क्या होगा इसका कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब दोनों लाइन पैरेलल है इसका मतलब क्या आ जाएगा a1 बट्टे a2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा b1 बट्टे b2 के बराबर होगा। मतलब दोनों लाइन क्या होगा पैरेलल होगा। मतलब यहाँ a1 कितना जाएगा 4 तो 4 बट्टे a2 कितना जाएगा 6 4 बट्टे 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 बट्टे b2 मतलब 3 बट्टे माइनस के। तो आप देखिए सॉल्व कर लीजिए आपका आ जाएगा 18 बट्टे 4 के की वैल्यू कितना जाएगा माइनस है तो चल जाएगा उधर मतलब माइनस 18 बट्टे 4 मतलब 9 बट्टे 2 मतलब 4.5 जो कि माइनस में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्या है 76 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई हमारा एल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी जाएगी 450 मतलब कुल डिस्टेंस कितना जाएगा एल प्लस 450 समय कितना दिया हुआ है 27 सेकंड तो 27 ये क्या जाएगा हमारा डिस्टेंस बट्टे स्पीड मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या जाएगा स्पीड वो भी किसमें है मीटर प्रति सेकंड में। इसको पार करने में 76 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड दिया इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे मतलब 5/18 से इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब काटिए 9 दूनी 9 तो 27 9 दूनी हो जाएगा 18 ये हो जाएगा आपका 38 दूनी 76 ये कितना जाएगा 38 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 150 और 140 190 को 3 से मल्टीप्लाई मतलब 500 कितना जाएगा 70 मतलब L प्लस 450 वैल्यू कितना जाएगा 570 तो L का वैल्यू कितना जाएगा 570 माइनस 450 मतलब ये कितना जाएगा आपका 120 आपका 120 क्या है ट्रेन की लेंथ आएगी 120 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है दो पाइप किसी खाली टैंक को क्रमशः 25 और 40 घंटे में भर सकता है जबकि एक तीसरा पाइप है जो 16 घंटे में क्या है उसको खाली कर सकता है। जब टैंक पूरी तरह से खाली है तीनों मिलकर के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा ये आपसे क्वेश्चन में सवाल किया गया है। तो देखिए एक टैंक मान लेते हैं हमारा ए है, ए क्या है 25 घंटे में टैंक को भर देता है। दूसरी टैंक क्या है हमारा बी है वह 40 घंटे में भर देता है और तीसरी टैंक क्या है सी है वह उसको 16 घंटे में खाली कर देता है। तीनों को हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा तो 25 और 40 का 400 400 ही होगा एक 200 200 400 हो जाएगा आपका 400 एलसीएम होगा। देखिए आपको अगर एलसीएम लेने में अगर गलत आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा सिर्फ तीनों से डिविजिबल होना चाहिए कोई भी नंबर आप ले सकते हैं यहाँ पर 1200 भी ले सकते हैं तो आपका आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है यहाँ पर आपका एलसीएम तीनों का 400 ही आएगा। अब देखिए ए की क्षमता कितनी हो जाएगी तो आपका हो जाएगा 16 25 200 मतलब 16 हो जाएगा। बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 10 और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 25। ठीक है अब देखिए तीनों मिल करके टैंक को कितने घंटे में भर देगा तो देखिए 16 ये टैंक की 16 यूनिट भरता है, दूसरा क्या जाएगा 10 यूनिट, तीसरा टैंक को ध्यान रखना ये टैंक खाली करता है मतलब 25 यूनिट का जाएगा खाली कर देगा। मतलब ये कितना जाएगा 26 माइनस 16 मतलब एक दिन मतलब एक जो होगा ये सभी क्या है मिल करके एक घंटे में सिर्फ एक यूनिट ही भर पाएगी। तो कुल कितने धारिता है हमारा टैंक का 400 यूनिट तो 400 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा तो 400 घंटा आपको लगेगा भरने में। अब देखिए 400 घंटा कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया इसको आपको दिन और घंटे में कन्वर्ट करना है। आपको पता है एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटे होते हैं तो अब इसको अब डिवाइड करके दिन और घंटे में सॉल्व कीजिए। देखिए आप कितना जाएगा आप 4 से काटिए तो आपको जाएगा 100 बट्टे 6 और इसको और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 50 बट्टे 3 हो जाएगा मतलब 16 दिन 2/3 में 16 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा 16 दिन हो जाएगा इसको भी घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मतलब कितना जाएगा 16 दिन और 16 घंटे आपका करेक्ट आंसर होगा।
देखिए अगले सवाल में कहा गया, बच्चों वाला सवाल कहा गया है कि 0.9 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए 0.9 का वर्गमूल आपको निकालना है। आपको देखिए ऑप्शन 1 और 3 काफी ही क्लोज दिया गया है, तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकाल सकते, आपको एग्जैक्टली वैल्यू ही निकालना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग जो डिवीजन रूल्स है उसी से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए डेसिमल है 9 के बाद, तो इसको क्या करेंगे, आपको एक जीरो दे देंगे और यहाँ पर पेयर कर देंगे। अब देखिए कितने बार में लगेगा, तो 9 बार में लगेगा। तो 9 9 कितना जाएगा आपको यहाँ पर 81, ये कितना जाएगा 18, इसको माइनस कीजिए कितना जाएगा आपका 9 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा। तो 0 पॉइंट कितना होगा 9, फिर आपका डबल जीरो आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 4 से फिर लगेगा आपको 4 4, यहाँ भी लगाइए तो कितना जाएगा 16 और 72 एक हो जाएगा 73। इस तरह से आपको पता होगा, इसको आप आगे सॉल्व कर ली एक प्लेस और निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आप निकालना पता होगा, आप निकाल सकते हैं। देखिए अगला सवाल में कहा गया, पिछले वर्ष की तुलना में जनसंख्या प्रतिशत में क्या है सबसे अधिक वृद्धि हुई है। देखिए एक 1951 डाटा है, 1961, 1971, इस तरह से डाटा सभी साल का दिया गया। कहा किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि प्रतिशत हुई है। तो देखिए 1991 में जनसंख्या कितनी है 10 था, ठीक है। अब देखिए 1961 में कितना हो गया, यह 30 हो गया। मतलब सीधा क्या हो जाएगा, ये तिगुना हो गया। मतलब क्या कहेंगे, तिगुना का मतलब क्या है, 200% की वृद्धि हुई है। अब देखिए कहीं भी देखिए 200% मतलब तिगुना कहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर 30 है, तो देखिए यहाँ पर कितना है आपका 40 है, तिगुना नहीं हुआ। यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर देखिए 50 है, तिगुना नहीं हुआ, तो कहीं भी तिगुना नहीं हुआ है। मतलब 1961 में क्या हुआ, 1951 के कंपेरिजन में क्या है, तिगुने रेट से वृद्धि हुई है। मतलब 200% की वृद्धि हुई है। मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताए जिसका क्षेत्रफल क्या है 24 वर्ग सेंटीमीटर है, और एक विकर्ण की ल... और इसके विकर्ण की लंबाई का योग दिया गया है। देखिए ध्यान रखिएगा, विकर्ण की लंबाई का योग कितना दे दिया है आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2 इज इक्वल टू कितना दे दिया है 24। मतलब विकर्णों का गुणनफल कितना जाएगा, D1 इंटू D2 इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 48। विकर्णों का योग मतलब D1 प्लस D2 का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, तो 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए एज्यूम कर लीजिए D1 D2 का वैल्यू कितना होगा, या फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, D1 माइनस D2 का वैल्यू आपको निकालना होगा, या फिर एक का वैल्यू पुट करके सेकंड का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो देखेंगे आप सिर्फ एज्यूम करके सॉल्व करना चाहिए ये सब इस तरह के सवालों को। देखिए अगर आप D1 और D2 का योग कितना है 14 है, मतलब और दोनों का मल्टीपल कितना है 48। मतलब अगर हम D1 को 8 रखें और D2 को अगर हम 6 रखें तो आपका वैल्यू आ जाएगा। मतलब 8 6 14 होता है, 8 6 के 48 होता है। मतलब D1 D2 वैल्यू कितना होगा, एक का 8 होगा और एक का 6 होगा। आपसे क्या पूछा गया है कि चतुर्भुज की भुजा की लंबाई, समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई अगर मान लीजिए ये एक समचतुर्भुज है, तो आपको पता है समचतुर्भुज का विकर्ण क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे प्रतिच्छेद करता है और एक दूसरे को क्या है इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। मतलब अगर पूरा 8 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 4 होगा, और ये कितना आपका हो जाएगा, ये 3 होगा। ये सम चतुर्भुज है, मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब ये आपका कितना हो जाएगा समकोण होगा। मतलब ये आपका कितना होगा समकोण है, मतलब ये क्या होगा आपका कर्ण होगा। कर्ण का फॉर्मूला आपको पता है, मतलब 16 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 मतलब कितना हो जाएगा 25। 25 को रूट से निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका समचतुर्भुज के एक भुजा की लंबाई, मतलब सही भुजा की लंबाई कितना होगा 5 सेंटीमीटर की होगी। देखिए अगले सवाल में बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब इस तरह की आपको सवाल पूछती है आरबी, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होगा तो ही पता कर सकते हैं, मतलब आंसर आप दे सकते हैं। क्या कहा गया है आपको, 15 भुजाओं वाले बहुभुज की विकर्णों की संख्या कितनी होगी वो आपको बताना है। मतलब पेंटाडेकागोन का वैल्यू क्या होगा आपको वो निकालना है। पेंटाडेकागोन का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब विकर्णों की संख्या अगर बहुभुज की निकालना है तो आपको क्या निकालेंगे, तो n इंटू n माइनस 3 बट्टे
2। ये n क्या है? नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या n है। तो हमें क्या गया? 15 भुजा वाली बहुभुज की विकर्ण की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 15 भुजा हुआ, तो 15 इंटू 15 - 3 मतलब हो जाएगा 12/2। मतलब ये कितना जाएगा? 6, 15 छक्का कितना जाएगा? 90। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है एलसीएम निकालना है। 56, 84 और 112 का एलसीएम निकालना है। तो आप देखिए एग्जाम में आप लोग बच्चे की तरह एलसीएम निकालने के लिए नहीं बैठ जाना है, आपको स्मार्टली से ऑप्शन को सिर्फ सॉल्व करना है, करेक्ट आंसर को आपको टिक करना है। देखिए 56, 84 और 112 है। तो देखिए एलसीएम का मतलब ये हुआ इस तीनों नंबर का जो एलसीएम कौन होगा? वह संख्या जो तीनों से डिविजिबल होगा, वह संख्या जो वह स्मॉलेस्ट नंबर यह तीनों संख्या से डिविजिबल होगा, वही क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम होगा। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या यह 112 से डिविजिबल है? कभी नहीं होगा। 112 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी क्या होगा? 2 से 24 आएगा, मतलब कभी भी लास्ट में जीरो नहीं आएगा। तो एक तो आपका हो गया एलिमिनेट। क्या 168 डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है, मतलब 112 भी 168 भी नहीं होगा। 400 भी डिविजिबल है, 420 भी डिविजिबल नहीं है, मतलब ऑप्शन जो है 4 में से 3 एलिमिनेट हो जाएगा। एक ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बिना कुछ किए हुए भी इस तरह से आपको ऑप्शन का है सहारा लेकर के एग्जाम में आप मार्क कर सकते हो और अपना कीमती समय एग्जाम में बता सकते हैं। जो आप समय बचाएंगे, वो आप जो हार्ड जो सवाल होगा उसमें आप सवाल को समय को अपना दे सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कौन सी ऑप्शन जो है 9 से डिविजिबल है? तो 9 से डिविजिबल का रूल क्या है? सभी जो जो डिजिट होगा, डिजिट का सम अगर वह 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या क्या होगा? 9 से डिविजिबल। तो देखिए 1 + 2 3, 3 6, 2 8, 1 9। तो ये सभी संख्या का योग कितना हो जाएगा? 9। क्या 9 9 से डिविजिबल है? तो हाँ 9 9 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। सभी को देख लीजिए ऑप्शन को, कोई भी क्या होगा? 9 से डिविजिबल, मतलब सभी का सम क्या है? 9 से डिविजिबल नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। अब देखिए मैथ का पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम लोग रीजनिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला सवाल हमारा सिलॉग से है। कहा सभी सेब लाल है, मतलब सभी सेब मतलब सभी एप्पल जो है वह क्या है? रेड है। कोई भी लाल फल क्या है? कोई भी रेड फ्रूट क्या है? सस्ता नहीं है, मतलब आपका चिप कॉस्ट पे नहीं है। निष्कर्ष में कहा गया सभी सेब क्या है? सस्ते हैं। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी सेब क्या है? सस्ते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 क्या आ जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। सभी लाल क्या है? सस्ते नहीं है। सभी सेब क्या है? सस्ते नहीं, सॉरी लाल सेब जो कि रेड फ्रूट है वह क्या है? कि बिल्कुल भी क्या है? सस्ता नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में तार्किक सवाल है। कहा गया है एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। मतलब एक विश्वविद्यालय है जो कि 12वीं के गणित के पाठ्यक्रम में क्या है? कटौती की है। अनुमान में कहा गया है छात्र पहले की तुलना में गणित में अधिक अंक अब ला सकते हैं। ऑप्शन 2 में मतलब निष्कर्ष 2 में कहा गया है कि यह छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए किया गया है। तो क्या हो जाएगा? देखिए एक में कहीं भी यह नहीं स्पष्ट हो सकता है तर्क से कि कम करने का मतलब वह अधिक मार्क ला सकते हैं, ये बिल्कुल भी गलत हो सकता है। सिर्फ क्या होगा? 2 ही क्या है? अनुमान आपका सही है, मतलब ये अनुमान नंबर 2 आपका सही है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम में कटौती हुई है तो बच्चों के क्या होगा? तनाव और बोझ कम हो सकते हैं। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि कितने पैरेललोग्राम्स हैं। पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा? चारों जो साइड होगा एक दूसरे के क्या होगा? जो अपोजिट साइड वो क्या होगा? पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए एक यहाँ पर फिगर बन रहा है, ये एक पैरेललोग्राम ये हुआ, एक क्या हो जाएगा? दूसरा ये हो गया, और तीसरा कौन सा होगा? तो देखिए ये तीनों मिला देंगे तो आपका ये पैरेललोग्राम एक ये हुआ, और देखिए 3 हो गया ये। चौथे को हम देखते हैं तो ये देखिए ये और ये क्या होगा? चौथा पैरेललोग्राम होगा। बाकी और नहीं बन रहा है, मतलब 4 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। देखिए कहा गया मिसिंग क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? आप लोगों को थोड़ा सोचिए क्या पैटर्न बन रहा है। अगर आप पैटर्न पता कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी होगा आपको सॉल्व करने में। देखिए कैसे 19 यहाँ पर कैसे लाया गया है। तो 19 कैसे लगेगा? देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 15।
15 में इस नंबर को जोड़ लीजिए, कितना जाएगा 19 आ जाएगा। इसी तरह इसको देखिए 35 प्लस 6 कितना जाएगा 41। देखिए कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, सी में देखिए 6 चौका 24 प्लस 5 29, मतलब आपका ये जो हम पैटर्न बताए वही पैटर्न होगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 6 ऐड कर दीजिए, मतलब 41 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये सीरीज का सवाल है, इसमें देखिए नेक्स्ट टर्म क्या आएगा वो आपको निकाल। देखिए यहाँ पर ई है, एफ है, जी एच, तो क्या आ जाएगा आई आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आई आ जाएगा। देखिए एच है मतलब एच में जे आएगा, दो जोड़ दिया गया है, जे से एल आ गया, दो जोड़ दिया गया है, एन के बाद कितना जाएगा पी आ जाएगा, दो जोड़ने के बाद। तो आईपी वाले देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, आपका 2 करेक्ट होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या है, क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर भी आपको क्या आएगा वो आपको निकाल। देखिए यहाँ पर भी क्या है, दोनों एक तरह का कार ही है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे रिंग का सेट है, तो ये सेट रिंग एक है ऑप्शन नंबर 1 में, बाकी देखिए सब डिफरेंस है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है फ्रॉक को इतना लिखा गया है, रैंक को इतना लिखा गया, तो फोर्ट को क्या होगा कोडेड वर्ड वो आपको बताना है। देखिए एफ आर ओ जी को लिखा गया, देखिए एफ को लिखा गया है 9, आर को लिखा गया है 2, ओ को लिखा गया है 6 और जी को लिखा गया है 8। तो देखिए एफ का क्या लिखा गया है तो 9, ओ को क्या लिखा गया है तो देखिए 6, तो 9 6, आर के लिए क्या लिखा गया है तो 2 2 लिख लीजिए, टी के लिए क्या लिखा गया है तो टी के लिए आपका नहीं इसमें लिखा गया है, तो एक देखिए 962 वाला ऑप्शन, 962 वाला जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ 4 में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। टी का वैसे 7 इसमें देखिए दिया गया है, 7 तो 7 ही होगा, वैसे कोई पैटर्न कोई फिक्स पैटर्न को फ्लो नहीं कर रहा, आपको सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको सॉल्व करना था। तो देखिए एफ ओ आर का आपको दिया हुआ है प्लेस वैल्यू, सिर्फ टी का नहीं दिया, तो टी का जो डिफरेंस होगा वो आपका होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है कि ये प्रॉब्लम फिगर है, ये किसमें एम्बेडेड है वो आपको निकाल। देखिए सिंपल सी में दिख रहा है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के नीचे एक और लाइन नीचे में है, तो सी में आपका इजिली विजिबल है। देखिए इसमें कहा गया है मिसिंग टर्म के स्थान पर क्या आएगा, ये भी एक फिक्स फ्लो पैटर्न को फ्लो कर रहा होगा, आप लोग निकालिए। देखिए कैसे होगा, 10 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना जाएगा 90, माइनस लाना कितना 58, तो देखिए 8 चौका कितना जाएगा 32, इसको माइनस कर लीजिए, मतलब 90 माइनस 32 करेंगे कितना जाएगा आपका 58। इस तरह इसमें भी होगा, मतलब 150 हो जाएगा, ये माइनस कितना जाएगा 9 8 72, तो कितना जाएगा आपका 78 माइनस करने के बाद कहा गया पी जो है एस की माँ के एकलौते पुत्र की पत्नी है। पी जो है देखिए एस की माँ के एकलौते पुत्र, इसकी माँ का कोई एकलौते पुत्र हो सकता है, या तो एस भी एकलौते पुत्र हो सकता है, या फिर कोई एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन एस के माँ के एकलौते पुत्र हो सकता है। अगर एक्स सॉरी ये एस जो है लेडीज होगी, लड़की होगी, तो इसका भाई कोई एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, या फिर अगर एस पुरुष होगा तो सिर्फ और सिर्फ एस ही क्या होगा एकलौते पुत्र होगा। तो क्या है पी जो है एस की माँ के एकलौते पुत्र की पत्नी है, या तो पी क्या हो जाएगा एकलौते जो एस का भाई होगा उसकी पत्नी होगी, या फिर एस जो होगा पी जो होगा एस की पत्नी होगी, कब जब एस जो होगा एक लड़का होगा तब। मतलब तो क्या कहा गया हमें पी किस रूप से एस से संबंधित है, पी या तो एस के पत्नी होंगे, या फिर पी एस के क्या हो जाएंगे सिस्टर इन लॉ होंगे। तो ये आपको जो भी ऑप्शन में दिया हुआ उस तरह से आप उसको मार्क कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन में सिस्टर इन लॉ दिया है तो आपको सिस्टर इन लॉ आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आप फैमिली ट्री से भी बना सकते हैं। फैमिली ट्री में हम लोग लेडीज के लिए माइनस लिखते हैं और जेंट्स के लिए प्लस लिखते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और जो पति पत्नी के लिए साइन को सो हम लोग 2 लाइन से इस तरह से जोड़ करते हैं, जैसे भी आप लोग सॉल्व करते हैं सॉल्व कर सकते हैं इसको इस फैमिली ट्री के माध्यम से। अब देखिए इसमें कहा गया है कि मिरर इमेजेस का क्या होगा, आपको इस साइड अगर मिरर है तो मिरर इमेज का क्या बनेगा। देखिए तो डब्लू है इधर आ जाएगा, तो आपको डब्लू का जो मिरर इमेज एम नहीं बनेगा, डब्लू इस तरह से बनेगा, तो आपको ये और ये आपका हो जाएगा एलिमेंट। देखिए सिंपल है, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है इफ द गिवन सीरीज इज रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर देन व्हाट विल बी द फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 10th फ्रॉम द राइट। मतलब कोई राइट से 10th नंबर पे है, इसके फिफ्थ लेफ्ट मतलब इसके 5 लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा, मतलब राइट से 15वां नंबर कौन सा आएगा आपको वो निकालना है। राइट से 15वां नंबर कब, जब ये सीरीज दिया हुआ इसको रिवर्स कर देंगे,
मतलब रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, जो राइट साइड में हुआ क्या आ जाएगा, हमें लेफ्ट में आएगा। मतलब आपको लेफ्ट से 15 आप निकाल लीजिए, वही तो आपका आंसर होगा। लेफ्ट से 15 कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, 15 कौन सा होगा, तो एफ आएगा। एफ आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लेके प्रश्न देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न में है कहा गया है, श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी। अब देखिए कथन दिया है, दोनों में से हेल्प से बताना है कि वाई ने कब कार ली। तो निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले, परंतु 15 अगस्त से पहले नहीं। मतलब 15 अगस्त को भी ले सकता है कार, 16 अगस्त को भी ले सकता है और 17 अगस्त को भी कार ले सकता है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से। तो वाई ने कब कार ली, तो ये आप करेक्टली नहीं बता सकते हैं किस तारीख को कार ली। स्टेटमेंट 2 को देखिए कहा गया, निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद परंतु 19 अगस्त के पहले। तो स्टेटमेंट 2 के हिसाब से क्या बता सकते हैं हम लोग, 16 अगस्त के बाद 17 को ले सकता है और 18 को ले सकता है, परंतु 19 अगस्त के बाद नहीं, मतलब 19 को भी कार लिया जा सकता है स्टेटमेंट 2 के हेल्प से। अब देखिए अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो देखिए 15 16 17 को ले सकता है, 2 की हेल्प से क्या 17 18 19 को ले सकता है। तो इन दोनों में कॉमन कितना है, 16 17 का है। मतलब दोनों में क्या आ जाएगा, हम दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये हम लोग बता सकते हैं कि 17 तारीख को कि श्री वाई ने कार को खरीदी। कब, 17 अगस्त को खरीदी। मतलब दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तब क्या होगा, दोनों स्टेटमेंट आंसर देने के लिए सफिशिएंट है। देखिए कहा गया, यदि एल को प्लस माने एम को माइनस माने, इस तरह से सभी को नंबर को दिया गया है वैल्यू, तो कहा गया इसका वैल्यू आपको क्या होगा वो आपको निकालना। देखिए 8 एन को हम लोग क्या लिखा गया है, मल्टीप्लाई 8 इंटू 9। एल को क्या लिखा गया है, एल को प्लस, तो प्लस लिखेंगे। फिर कितना है 60, तो 60 लिखेंगे। फिर देखिए पी है, पी को क्या लिखा गया है, डिवाइड, तो डिवाइड लिखेंगे। 3 है, उसके बाद कितना है, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम का मतलब माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे। और फिर कितना है 13 है, इसी को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आपको बताएं। देखिए पहले डिवाइड होगा, ये हो जाएगा आपका 20, ये कितना हो जाएगा आपका 72 प्लस 20 कितना हो जाएगा 92 माइनस 13, सिंपल है 79 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला सवाल में कहा गया है, नेक्स्ट जो पैटर्न एक फिक्स पैटर्न को फ्लो करता है, मिसिंग पैटर्न में मिसिंग नंबर में आपका क्या आएगा, आपको वो निकालना है। देखिए क्यू के पहले वैल्यू कितना होता है, 17 होता है, 17 में से 3 गया 14 आ गया, 14 में से 3 गया 11 आ गया, 11 में से 3 गया 8 आ गया, 8 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो कि ई का प्लस वैल्यू 5 होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले सवाल में कहा गया है, सचिन क्या है, अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज क्या है, बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष में देखिए कहा गया है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बल्लेबाज है। अब देखिए कहा गया सचिन एक अच्छा बल्लेबाज है, सचिन बल्लेबाज है और बल्लेबाज क्या होता है, बुद्धिमान होता है। ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि सभी बुद्धिमान जो है बल्लेबाज ही होगा, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया है सचिन क्या है, एक बुद्धिमान है। क्योंकि क्या सचिन बल्लेबाज है और बल्लेबाज बुद्धिमान है, तो बल्लेबाज है इसलिए क्या होगा, सचिन भी क्या होगा, बुद्धिमान होगा। मतलब केवल निष्कर्ष 2 सही है। देखिए वेन डायग्राम से इसको दिखाना है, लायन टाइगर और एनिमल को। देखिए सभी जो एनिमल होते हैं, लायन भी और टाइगर भी क्या है, अलग अलग 2 एनिमल है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। देखिए इसमें कहा गया है कौन सा एक ऑड है, तो देखिए सभी एरो को देखिएगा, सभी क्या है क्लॉक वाइज में है, सभी एरो क्या है आपको क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 को देखिए तो ये क्या है आपका एंटी क्लॉक वाइज में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका ऑड है। का वाटर इमेज क्या बनेगा, देखिए वाटर इमेज में क्या होगा, ऊपर वाले पार्ट क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिए नीचे आएगा, तो देखिए इस ये जो लाइन है इस तरह से, तो इसके बाद में क्या है, कोई भी लाइन इधर नहीं आना चाहिए। तो देखिए ए और बी में दोनों में दिया है, तो ए बी आपका हो जाएगा एलिमेंट। सी डी को देखिएगा तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट क्या है, दोनों के दोनों सेम है। लेकिन देखिए इसमें और नीचे वाले लाइन को देखिए, ये बॉक्स जो दिया गया है, बॉक्स के देखिए ऊपर में क्या दिया है, इस तरह से एक लाइन दिया गया है। लेकिन इसमें देखेंगे जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये लाइन कैसे हो जाएगा, आपको ऊपर में देखिए ये ऐसे, अगर ऐसे ऐसे दिया हुआ है तो ये नीचे आएगा तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर ऊपर में अगर आपको ऊपर में आपको अगर इस तरह से दिया हुआ है, तो नीचे में अगर ये बॉक्स लाया जाएगा, वाटर इमेज बनेगा, तो ये इस तरह से आपका रिवर्स हो जाएगा। इस तरह से आपका सी एलिमेंट हो जाएगा, आपका डी आपका। सिलॉक का सवाल है, कुछ कीड़े पक्षी हैं
कुछ कीड़े कीड़े जो है क्या है वह पक्षी है और सभी पक्षी क्या है फल है। सभी पक्षी क्या है फल है। अब कहा गया निष्कर्ष में सभी फल पक्षी है, सभी फल आपका पक्षी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट एक गलत। कुछ कीड़े फल हैं तो कुछ कीड़े क्या है फल है। देखिए फल का कुछ पार्ट कीड़े में है तो दो क्या जाएगा आपका अनुसरण करता है, मतलब कंक्लूजन क्या है दो आपका अनुसरण करता है। देखिए नेक्स्ट में कहा गया है कि यू भी डब्ल्यू और डब्ल्यू एक्स और वाई के एक गोल मेज के आसपास बैठे हैं तो बी के पास कौन होगा। तो वक्तव्य एक और दो के हेल्प से आपको बताने हैं। तो देखिए कहा गया है डी और ए क्या है, डी ए और एफ के बीच बैठा है। देखिए डी जो है ए और एफ के बीच, देखिए एक गोल मेज सम्मेलन है, मतलब गोल मेज है, उसमें क्या है तीन 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 दो पांच आदमी को बैठाना है। एक दो तीन चार पांच आदमी है। अब देखिए डी जो है ए और एफ के बीच में है, तो ए मान लेते यहाँ है, एफ यहाँ है, तो डी यहाँ पर बैठा होगा। तो क्या पूछा गया है बी के पास कौन है, तो एक से हम पता कर सकते हैं, दूसरे के हेल्प लीजिए। सी क्या है बी और एफ के बीच बैठा है, तो सी क्या है बी और एफ के बीच बैठा है। सी जो है आपको, तो सी आपको यहाँ हो जाएगा, बी आपको यहाँ हो जाएगा। तो क्या पूछा गया हमसे बी के आसपास, दोनों कंबाइन करने क्या पता चलेगा क्या है बी के आसपास ए और सी बैठा हुआ है। एक आपका स्टूडेंट तो क्या है दोनों आंसर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों को हेल्प हमें लेना पड़ेगा। इस तरह से आपको मैथ प्लस रीजनिंग के हम लोगों ने सारे सवालों को कंप्लीट करवा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दिए, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।